Good morning. Welcome to Regional Distance Learning Clinical Seminar Series. Today's topic is treatment adherence and speaker Mr. Nirmal Jangle. Mr. Nirmal is presently working as a senior counselor at ART Center PJ Chandigarh since 2010. He has already taken many sessions through RDLS. Now I request Mr. Nirmal to start the session. Thank you. थैंक यू सोनिया। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट एडहेरेंस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट जब हम लेते हैं तो एडहेरेंस बहुत ज़रूरी है अगर उस ट्रीटमेंट को सक्सेस करना है। तो HIV के मामले में भी ऐसा ही है कि HIV में भी एडहेरेंस बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और ख़ासकर काउंसलर तो एडहेरेंस पे पूरा जोर देना पड़ता है काउंसलर को। तो इस सेशन में हम कुछ एक बातें जानेंगे। Session's objectives. By the end of the session, the participants will be able to first discuss the importance of patient adherence to ART यानी antiretroviral therapy, explain patients barrier to adherence, determine ways of promoting patient adherence, list methods of assessing adherence, and fifth, list methods to reduce loss to follow-up cases. हम बहुत सारी बातों को जानने वाले हैं, फिर भी ये 5 बातें ऐसी रहेंगी जिसके आसपास ये ट्रीटमेंट एडहेरेंस का जो आज का सेशन है इसके आसपास रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 80% एडहेरेंस में बी सफिशिएंट टू अचीव थेरेप्यूटिक गोल्स इन अदर क्रोनिक डिजीज स्टेट्स, जैसे कि हाइपरटेंशन। कोई भी क्रोनिक डिजीज होती है तो उसमें जो एडहेरेंस का जो लेवल है वो 80% तक हो तो चलता है। और HIV को भी हम ऐसा मानते हैं कि क्रोनिक है और मैनेजेबल है। तो अगला पॉइंट है इफ HIV इज ए क्रोनिक एंड मैनेजेबल डिजीज लाइक हाइपरटेंशन, इज दिस लेवल ऑफ एडहेरेंस लेवल क्या है 80% एडिक्वेट फॉर इफेक्टिवली मैनेजिंग इट। तो ये मैनेज हो जाएगा क्या, ये प्रश्न हमसे ही है। खासकर हम जैसे काउंसलर हैं तो ये हमसे ही पूछा गया जब हम बोलते हैं कि एडहेरेंस पे पेशेंट एडहेरेंस पे रखना है, पेशेंट एडहेरेंस पे रहना चाहिए। तो क्या HIV क्रोनिक है, मैनेजेबल है? तो 80% का जो एडहेरेंस का जो लेवल है जैसे कि हाइपरटेंशन में मैनेज हो जाता है, तो ये क्या HIV के संदर्भ में भी ऐसे ही है क्या? तो इसमें ऐसे ही बताया गया है। नेक्स्ट हम जो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, greater than 95% adherence is necessary to achieve an undetectable viral load in 80% of patients। 95% या 95% से अधिक एडहेरेंस का लेवल रहना चाहिए अगर हमको वायरल लोड जो है अनडिटेक्टेबल रखना है। हम इसमें नेक्स्ट है 10% रिडक्शन in adherence is associated with a doubling of HIV RNA level। जैसे कि हम इधर ग्राफ भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे एडहेरेंस का जो लेवल है वो बढ़ता है तो वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होने के चांसेस उतने ही बढ़ते हैं। जैसे कि मान लो हम ऐसा मान के चलते हैं, ऐसा एक मानते हैं, मान लो किसी को हमने 60 टैबलेट दिया है। अगर 60 टैबलेट में से वो 57 खाता है तो वो 95% एडहेरेंस पे है, वो अनडिटेक्टेबल वायरल लोड के लिए सही है। लेकिन अगर इससे 1-2 टैबलेट भी अगर वो कम करता है तो यही जो वायरल लोड का जो सक्सेस का जो रेट है वो एकदम से डाउन चला जाता है। ये मान के चलो कि अब वो 50% तक डाउन हो जाता है। Why adherence needs to be different in HIV disease? HIV multiplies rapidly
in the absence of ARVs or when there are sub therapeutic level of ARVs. HIV बहुत स्पीड से बढ़ता है अगर ARV ना हो, या फिर वो डोज में कम खाई जाए या वो मिस करके टैबलेट खाते हैं तब. The very short life cycle of HIV, 1 or 2 days, means that whenever there is any known adherence, viral load increases very quickly within 3 to 7 days, sometime faster. Third point, with the increasing viral load in the presence of ARVs, more mutation will occur that cause resistance to the ARVs. Once resistance develop, अगर एक बार दवाई ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा, उसके बाद रेजिस्टेंस डेवलप हो गया तो क्या होगा, दी ARV आर नो लॉन्गर इफेक्टिव, ट्रीटमेंट फेल्स, वायरल लोड बढ़ेगा, वायरल लोड रेप्लिकेशन इंक्रीजिंग, CD4 CD4 काउंट ड्रॉप्स एंड क्लिनिकल इलनेस डेवलप्स. ये 5 बातें एक साथ हो जाएंगी एक ही उससे कि उसकी ARV काम करनी बंद कर देगी, जो फर्स्ट लाइन पे है वो फर्स्ट लाइन काम करनी बंद कर देगी, सेकंड है तो सेकंड लाइन काम करनी बंद कर देगी, और ट्रीटमेंट फेल हो जाएगा जिस भी ट्रीटमेंट पे फर्स्ट लाइन ले रहा है या सेकंड लाइन ले रहा है. और वायरल लोड बहुत स्पीड से बढ़ेगा, CD4 काउंट भी डाउन जाएगा, और जो फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी डेवलप हो जाएंगी. अब है कंप्लायंस वर्सेस अडहेरेंस, दोनों में क्या अंतर है. कंप्लायंस एक्टिंग इन अकॉर्डेंस टू ए कमांड, जैसे उसको बोल दिया बिल्कुल वैसे ही करना है. द डॉक्टर नर्सिस टेल्स द पेशेंट व्हाट टू डू एंड ही और शी मस्ट डू इट विदाउट क्वेश्चनिंग. अब डॉक्टर या नर्स ने जो बोल दिया पेशेंट को वैसा ही करना है, उनको ना कोई सवाल है ना, चाहे वो जैसे मर्जी मैनेज करें. और अडहेरेंस में क्या फर्क है, म्यूचुअल डिसीजन मेकिंग, किसके बीच में म्यूचुअल है, किसके बीच में डिसीजन मेकिंग है. डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन मेकर पेशेंट ही है, लेकिन वो काउंसलर और पेशेंट के बीच में वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. द पेशेंट अंडरस्टैंड्स एंड टुगेदर विद द हेल्थ केयर वर्कर एग्रीज टू मेक बिहेवियर चेंजेस टू इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स. इसमें जो नेक्स्ट है वह है 5 प्रिंसिपल. हम सभी को शायद मालूम होंगे कि 5 प्रिंसिपल्स हैं. ये 5 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, असेस, एडवाइस, एग्री, असिस्ट, अरेंज. इसमें सबसे पहले असेस है. क्या असेस करना है और किसको असेस करना है. असेस करना है काउंसलर को, किसकी, क्या, द प्रॉब्लम को असेस करना है. पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या रहेंगे, इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट रहेंगे, उसकी फैमिली पे क्या इफेक्ट रहेंगे, उसके परिणाम क्या आएंगे, ये असेस करना है. फिर सेकंड है असिस्ट. इसमें सेकंड पॉइंट असिस्ट है. असिस्ट मतलब उसको असिस्ट करना है, उसकी एक मदद करनी है कि वो जो बैरियर्स हैं, ये जो मुश्किलें आएंगी वो किस तरीके से रहेंगी, वो उन बैरियर्स को हटाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग क्या कर सकते हैं, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, इसमें पेशेंट को असिस्ट करना है. थर्ड है एडवाइस. फिर एडवाइस करना है कि जो अडहेरेंस का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, हाउ टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, कि उसमें अलग अलग सिचुएशंस में ट्रीटमेंट को कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं, ये उसमें उसको एडवाइस करना है. फोर्थ अरेंज, नेसेसरी रेफरल्स अरेंज करना है. जैसे कहीं मेडिकल में उसको रेफर करना है, गायनी में उसको रेफर करना है, साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करना है. कई बार पेशेंट की ऐसी कंडीशन होती है तो उसको वार्ड में भर्ती कराने की भी कंडीशन हो सकती है, तो वहां उसके लिए अरेंज करना है. और फिफ्थ है इसमें एग्री. एग्री किसको एग्री होना है, पेशेंट को एग्री होना है, ट्रीटमेंट अडहेरेंस प्लान पे एग्री होना है. और सेकंड है प्लान टू एड्रेस द बैरियर. ये इसमें 5 प्रिंसिपल, जब हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, एडहेरेंस काउंसलिंग, तो ये 5 बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि असेस करना है, असिस्ट करना है, एडवाइस करना है, अरेंज करना है और एग्री होना है पेशेंट को. केस स्टडी है एक. मिसिज एम वाज स्टार्टेड ऑन फर्स्ट लाइन ART TLE ही चलाई थी इन जुलाई 2018.
2018 जुलाई 2018 में उसकी टीएलई पे उसको मिसेस एम थी उसको शुरू किया था। When she came to ART center after 2 months for monthly ARV drugs collection, she complained to ART MO that she was having severe tingling in her legs. She was asked to continue the medications. उसको ये मेडिसिन शुरू करने के लिए बोला है ARTMO ने। 2 महीने ही हुए अभी इसको दवाई खाते हुए, 2 महीने के बाद ही उसके पैरों में tingling, हम सभी जानते होंगे कि पैरों में या टांगों में सुई जैसा चुभने का अनुभव होता है पेशेंट को। ऐसा लगता है कि जैसे पैरों में सुइयां चुभ रही हो या कोई तीखी चीज चुभ रही हो। Whether this issue can be leading point for the patient becoming non-adherence to treatment schedule, बिल्कुल वो ऐसा हो सकता है कि वो मेडिसिन छोड़ दे, ऐसा हो सकता है कि वो मिस करके खाए, और खास करके तो तब जब वो पेशेंट फर्स्ट स्टेज पे होता है, और पेशेंट फर्स्ट स्टेज पे होता है, कभी उसको कोई सिम्टम नहीं होता है, सिम्टोमेटिक पेशेंट होता है और बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और वो जब आता है पेशेंट को हम मेडिसिन शुरू करते हैं, मेडिसिन शुरू करने पे साइड इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट होने पे पेशेंट क्या सोचता है और क्या सोचेगा? वो यही सोचेगा कि पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ नहीं था मुझे प्रॉब्लम, लेकिन जैसे मैंने मेडिसिन शुरू की अभी नोजिया भी है, वोमिटिंग भी है और दूसरा प्रॉब्लम भी है, चक्कर भी आता है। टीएलई से तो चक्कर भी आता है जैसा हम सभी जानते हैं और हम काउंसलिंग भी करते हैं उसकी। तो वो इसमें भी, इस केस में भी यही हो सकता है कि वो दवाई खाना छोड़ सकता है कि मैं पहले तो ठीक था, अब दवाई खाते ही अब ये होने लग गया, मुझे पैरों में चुभन जैसा होता है और ये दवाई की वजह से है। तो वो मिस करके स्किप करके देखेगा कि अगर मैं छोड़ के देखता हूँ तो ये हो सकता है कि वो नॉन अडेरेंट हो जाए और वो मेडिसिन भी छोड़ सकता है। फिर व्हाट शैल बी एप्रोप्रिएट अप्रोच फॉर ARTMO टू अडॉप्ट इन दिस केस सिनेरियो। तो इसमें ARTMO की जो अप्रोच है वो क्या होनी चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? पेशेंट को काउंसल करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि शुरुआत में ART के साइड इफेक्ट्स होते ही हैं, पर इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, फिर भी कुछ दवाई दे रहे हैं, ऐसा उसको कहना चाहिए कि ये साइड इफेक्ट ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। और हो सके तो उसको कोई टैबलेट लिख भी देनी चाहिए, जैसे विटामिन बी की टैबलेट दे सकते हैं, वो वाटर सोल्यूबल होती है, बॉडी में एक्सेस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी के साथ बाहर निकल जाती है। तो पेशेंट के साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए ये मेडिसिन हम डाल सकते हैं। पेशेंट को लगेगा कि हाँ मेरी जो समस्या थी उसको सुना है और उसकी टैबलेट भी दी है और ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, जैसे कि डॉक्टर साहब बता भी रहे थे कि ये धीरे धीरे चला जाएगा, साइड इफेक्ट कोई घबराने की बात नहीं है, दवाई हम दे रहे हैं। तो ऐसे विटामिन बी की कोई टैबलेट साथ में लगा सकते हैं। इसमें थर्ड है व्हाट आर बैरियर्स फॉर ट्रीटमेंट अडहेरेंस। जो ट्रीटमेंट अडहेरेंस के बैरियर्स कौन कौन से हैं? बहुत सारे बैरियर्स हैं, बहुत अलग अलग। हम जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो काफी सारे बैरियर्स हम देखते भी होंगे कि क्या दिक्कत आती है पेशेंटों को, तो फिर भी देख लेते हैं। ये रीजंस व्हाई ART पेशेंट्स फेल टू टेक पिल्स एज डायरेक्टेड, जैसे उसको कहा जाता है, जैसे काउंसलर के साथ बैठ के प्लान भी किया जाता है, फिर भी ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे कि मेडिसिन कहते हैं वैसा नहीं ले पाता है। उसके बहुत सारे रीजन, जैसे मैं बता रहा था कि बहुत सारे रीजन है। आई हैव टेकन द मेडिसिन फॉर 6 मंथ, हम जैसे स्लाइड पे देख भी रहे हैं। दे ART सेंटर इज टू फार अवे, मेडिसिन मेक्स मी मोर सिक, ये काफी सारे हैं। फिर भी हम इसको अगर देखते हैं तो मोटी सी उसमें 4 या 5 पॉइंटों में हम इसको बांट सकते हैं। जैसे कुछ तो ऐसे बैरियर्स होते हैं जो ट्रीटमेंट से रिलेटेड होते हैं। जैसे ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्या होंगे, जैसे कोई साइड इफेक्ट हो गया तो वो एक बैरियर के रूप में काम करता है, या ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, ये भी एक बैरियर के रूप में काम करता है। दूसरा पॉइंट हो सकता है कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ प्रोवाइडर, जो उसके साथ, जो उसको मेडिसिन प्रोवाइड करता है, जो उसके साथ रहता है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उससे रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे उसकी जो साथ में मेडिसिन देने वाला है वो शायद ऐसा उसको नॉलेज ही ना हो, जैसे उसको बताया गया है वैसे वो वही खुद नहीं समझ पा रहा हो, तो ये एक दूसरे तरीके का रीजन हो सकता है। एक तीसरे में आते हैं जो क्लाइंट रिलेटेड होते हैं, जो क्लाइंट ने अपने तरफ से वो होते हैं, जैसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज। HIV को लेके उसकी क्या समझ है, ये समझ उसकी बार बार पक्की करनी पड़ती है। जब भी पेशेंट आता है
2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या जब शुरुआत में मेडिसिन देते हैं जैसे 15 दिन की, 1 महीने की बात, तो अडहेरेंस की बात भी करते हैं और साथ में एचआईवी से रिलेटेड भी कुछ छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। तो ये अगर उसको समझनी है तब ये हो सकता है पेशेंट को, जैसे मैंने बताया आई हैव टेकन द मेडिसिन फॉर 6 मंथ, और ये द एआरटी सेंटर इज टू फार अवे, ये भी एक कारण हो सकता है जो पेशेंट ने अपने मन में ऐसा रख लिया है। लिमिटेड फेथ एंड लिमिटेड फेथ ऑन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट पे उसका फेथ ज्यादा नहीं है, खासकर जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो फर्स्ट लाइन पे जो पेशेंट होते हैं, सॉरी, जो फर्स्ट स्टेज के जो पेशेंट होते हैं जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होता। फोर्थ है एनवायरमेंटल एंड सोशल, सोशल रिलेटेड, जैसे लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल बिलीफ, ये तो कर्मों की देन है, एचआईवी तो ये जो बीमारियां आती हैं शरीर में ये तो कर्मों की देन है, ऐसा मान के बैठे हैं ये ठीक नहीं होने वाली है, ऐसी जो मानना है, तब ये एक सोशल फैक्टर हो जाता है। एक दूसरा भी एक और कारण इसमें हो सकता है जो सिस्टम रिलेटेड हो सकते हैं। सिस्टम रिलेटेड क्या होता है कि जैसे वाकई में ही सेंटर पेशेंट की रीच से बाहर है, उसको जाना बहुत मुश्किल रहता है, तो ये जो सिस्टम रिलेटेड होते हैं वहां बहुत भीड़ होती है, ऐसा भी होता है कई बार काफी लाइनें लगती हैं या भीड़ हो जाती है, जैसे कि पीजे एक बड़ा सेंटर है तो नीचे एंट्री कराने में कई बार लाइनें लगती हैं, तो वो सिस्टम रिलेटेड हो सकती हैं। तो ऐसे ये जो बैरियर्स हैं, ये जो उनके रीजंस हैं, इनको हम 3 या 4 भागों में, 4 या 5 भागों में इसको बांट सकते हैं। पर्सनल रीजंस व्हाई एआरटी पेशेंट फेल्स टू टेक पिल्स एज डायरेक्टेड, कुछ व्यक्तिगत कारण होते हैं, पेशेंट के अपने व्यक्तिगत कारण होते हैं। इसमें जो व्यक्तिगत कारण दिए हैं ये हम अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं कि माय हस्बैंड एंड आई बोथ हैव टेक पिल्स बट ही रैन आउट सो आई डिसाइडेड टू शेयर माइन, मैं उसके साथ शेयर कर सकती हूँ। आई हैव टेकन द मेडिसिन फॉर 6 मंथ, मेडिसिन मेक्स मी मोर सिक, मुझे और ज्यादा बीमारियां बीमार कर रही हैं दवाइयां, जैसे कि हमें पता है, जैसे हम पहले वाले केस स्टडी में भी डिस्कस किया था कि वो जब उसने 2 महीने की मेडिसिन खाई, 2 महीने के बाद ये कहने लगी कि मेरे पैरों में तो झुंझुनाहट होती है, टांगों में सुइयां जैसी चुभने की जैसी होती हैं, ये तो मुझे दवाई और खराब कर रही है, लगता है मुझे सूट ही नहीं आ रही है, ऐसे पेशेंट बाद में आके बताते हैं। और वो मेडिसिन जैसे हम बता रहे थे कि अगर उसकी प्रॉपर काउंसलिंग ना हो तो वो मेडिसिन छोड़ भी देते हैं कई बार। तो ये काफी सारे हैं, दिस मेडिसिन विल मेक बी इम्पोर्टेंट, आई हैव डोंट टाइम, मेरे पास टाइम ही नहीं है, आई फॉरगेट, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, 3 4 6 महीने की दवाइयां खाएंगे फिर उसको लगेगा नहीं नहीं अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो पहले ओआईज के साथ आते हैं, ओआईज मैनेज हो जाती है, एचआईवी जब खाते हैं तो CD4 काउंट भी बढ़ता है, वेट कम हो रहा था तो वेट भी 6 मंथ में गेन हो जाता है। तो कुछ एक चीजें होती है तो उसको 5 6 महीने बाद, 7 महीने के बाद उसको लगता है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ, अब पहले मेरे को था एचआईवी अब मैं थोड़ा ठीक महसूस करता हूँ। तो ये जब होता है तो पेशेंट का ये व्यक्तिगत कारण होता है जो अडहेरेंस में बैरियर का काम करता है। और बैरियर्स का काम जैसे हम बात कर रहे थे कि सिस्टम रिलेटेड भी होते हैं, कुछ बैरियर ऐसे होते हैं वाकई में सिस्टम रिलेटेड होते हैं, जैसे एआरटी सेंटर इज टू फार अवे, बहुत दूर पे है, उसका तो खैर अभी जैसे हम ऐसा भी पता है कि एलएसी है, एलएसी प्लस है, उसको तो हम वहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसका जब हम आगे देखेंगे इन चीजों को तो उसके शॉर्ट आउट भी देखेंगे कि कैसे वो निकाल सकते हैं, इसका समाधान क्या है। The lines and the wait at the center are too long, काफी लंबी लाइनें होती है। In case of child patient not able to get the tablet of the right size, जैसे LPVR की टैबलेट होती हैं वो काफी बड़ी बड़ी टैबलेट होती हैं, तो बच्चे को लेने में बड़ी तकलीफ होती है। हालांकि अब जो आई हैं तो उसमें कैप्सूल आता है जिसको खोल के पानी में डाल के डोज बना के उसको घोल के पिला सकते हैं, लेकिन जो पहले LPVR की जो आती थी टैबलेट उसको तोड़ के देना पड़ता था, वो साइज में भी कुछ मोटी सी होती थी, तो पेशेंट बच्चे को लेने में बड़ी तकलीफ रहती है, अडल्ट को भी लेने में दिक्कत रहती है, तो बच्चों को तो होगी ही होगी। तो ये ऐसे 5 6 कारण हैं जो सिस्टम रिलेटेड हैं जो बैरियर का काम करते हैं और अडहेरेंस में नहीं रह पाता है पेशेंट। अब है काउंसलिंग का पार्ट। काउंसलिंग में 3 स्टेप्स हैं, हम पहले स्टेप्स को देखेंगे, काउंसलिंग फॉर ट्रीटमेंट, प्रिपरेशन एंड अडहेरेंस। एस्टैब्लिश रेपो एंड रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट विद द पेशेंट। सबसे जरूरी बात, सबसे पहली बात तो यही है कि पेशेंट आपकी बात मानने ही क्यों मानने आपकी बात, या काउंसलर की बात वो मानने क्यों, वो मानेगा तभी जब उसको ये लगेगा कि ये मेरी जरूरत है,
और वो तभी मानेगा जब काउंसलर की रेपो पेशेंट के साथ होगी, और वो उसका जो ट्रस्ट ऑफ रिलेशनशिप है वो अच्छे से होगा। ये रेपो कैसे बनेगी, ये हमने जो पहला हमारे RDL सेशन था जिसमें काउंसलिंग स्किल्स एंड उसकी बात की थी, टेक्निक्स की, उसमें ये बात पूरी डिटेल से हुई थी कि कैसे हम रेपो बना सकते हैं पेशेंट के साथ। तो रेपो होनी चाहिए, सबसे पहली बात यही है ट्रीटमेंट प्रिपरेशन एंड एडहेरेंस के लिए। तो सेकंड है प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस, जो हम सभी बात करते हैं, HIV क्या है, मेडिसिन क्या काम करेगी, CD4 क्या होता है, वायरल लोड क्या होता है, ये सारी चीजें उसको इन्फॉर्मेशन उसको देनी चाहिए और गाइड करना चाहिए। थर्ड, encourage peer participation and help to identify treatment support person, ये हमें खोज के रखना चाहिए कि उसकी कौन हेल्प करेगा। फोर है एनकरेज डिस्क्लोजर टू एन आइडेंटिफाइड फैमिली मेंबर, सबसे बढ़िया है डिस्क्लोजर जब होता है। हम डिस्क्लोजर की टेक्निक्स भी उसमें बात की थी हमने, तब भी कैसे डिस्क्लोज कराना है उसको, उसको कैसे मोटिवेट करना है कि वो डिस्क्लोज करे अपने फैमिली मेंबर को। तो वो फैमिली मेंबर को डिस्क्लोज उसको करना चाहिए, और एक फैमिली मेंबर पेशेंट काउंसलर को खुद से ही ऐसा मोटिवेट करना चाहिए पेशेंट को कि वो एक फैमिली मेंबर को साथ में लेके आए। हो सके तो सबसे बढ़िया बात है कि जो हो सके जब उसकी हम ART शुरू कर रहे हैं, जिस दिन पहले दिन उसकी ART डाल रहे हैं, तो कोई फैमिली मेंबर उसका साथ में हो, साथ में उसको बिठाना चाहिए और उसकी भी काउंसलिंग अच्छे से करनी चाहिए, दोनों की एक साथ। एनकरेज पॉजिटिव लिविंग एंड पॉजिटिव प्रिवेंशन। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कफ हाइजीन एंड फॉर TB प्रिवेंशन। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको TB HIV भी होता है और TB भी होती है, तो कुछ दिन हम 15-20 दिन, एक महीने भर हम ATT खिलाने के बाद उसको ART पे डालते हैं, तो उस समय पे भी उसकी कफ हाइजीन की भी काउंसलिंग करनी चाहिए कि कहाँ खांसना है। हम सभी को मालूम होगा कि उसको ऐसे सिखाते हैं कि एल्बो में खांसना है। आजकल तो चलो खैर मास्क है, क्योंकि अब कोरोना की वजह से मास्क लगा के रखते हैं, फिर भी उसमें भी ऐसी काउंसलिंग हो सकती है कि आप ऐसा करना कि कपड़े के 4-5 मास्क, सूती कपड़े के 4-5 मास्क बना लो, और 4-5 मास्क बना लो और उसको बार बार आप मतलब रिपीट करते रहो। ऐसा नहीं है एक मास्क लगाया और पूरा दिन वही लगा हुआ है, लगाया ठीक है, जितनी देर के बाद उसने लगाया उतारो, उसको वॉश कर लो, धूप में डायरेक्ट सनलाइट में इसको टांग दो, वो सूखेगा तब तक दूसरा लगाओ। ऐसे हम उसको कर सकते हैं। पहले जब मास्क नहीं लगाते थे और बहुत सारे पेशेंट नहीं लगाते थे, तो उसको ऐसा कहते थे कि आप अपनी कोहनी में खांसना है, एल्बो में खांसना है। ऐसा नहीं है खुले में खांस दिया सबके सामने। परफॉर्म 4S या 4 सिम्टम्स TB स्क्रीनिंग जो हम करती हैं, कफ की, वेट लॉस, फीवर, नाइट स्वेट की। Next, develop an individual treatment plan fitting ART into the patient's lifestyle or daily events and identify treatment reminder. एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना है। ट्रीटमेंट प्लान किसके साथ? पेशेंट के साथ ही बैठ के बनाना है कि ART उसकी डेली लाइफ में कैसे फिट होगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हम जब आते हैं हमारे पास, तो हमें पता होगा कि जो कई पेशेंट होते हैं, हम जो TLE डालते हैं ना, तो उसको ऐसा कहते हैं कि रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपने लेना है, तो और उसके बाद सो जाना है, क्योंकि इससे कई बार चक्कर आते हैं, और जब तक आप सुबह उठोगे तो चक्कर आपके थोड़े ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आप 7-8 घंटे की नींद ले चुके होंगे। तो पेशेंट कहता है कि जी हमें पता चलता है कि नहीं, पेशेंट तो रात को तो जागता ही है, वो तो कहीं गार्ड है या वो तो कहीं ऐसी उसकी जॉब है कि वो तो रात को उसको जागना है, रात को उसको काम करना है। तो फिर उसको दिन में डाल सकते हैं। मतलब ट्रीटमेंट प्लान बनाना है कि कब उसके लाइफस्टाइल में फिट बैठेगी, उसके डेली इवेंट्स में कब फिट बैठेगी, और उसको रिमाइंड कराने वाला भी कोई होना चाहिए। और ये रिमाइंड कराने वाला कौन होगा? रिमाइंड कराने वाला कौन होगा? जो फैमिली मेंबर है। हमें जब हम पहले बात करते पहले वाले पॉइंट में, डिस्क्लोजर टेक्निक में जब इस्तेमाल करते हैं तो डिस्क्लोज कराना है किसी फैमिली मेंबर से, तो वो रिमाइंड कराएगा उसको। ये इसमें फर्स्ट स्टेप में अगली बातें हैं। असेस, क्या असेस करना है? पेशेंट्स रेडीनेस, उसकी तैयारी कितनी है, एंड कमिटमेंट टू ART। रेडीनेस टू कमेंस ART में बी असेस्ड बाय, कैसे असेस करेंगे? असेस द एबिलिटी टू अटेंड ART सेंटर रेगुलरली एंड नॉट मिस अपॉइंटमेंट्स, कि कोई अपॉइंटमेंट वो मिस नहीं करता। असेस द एबिलिटी टू टेक OI प्रोफिलैक्सिस
जो कोट्रिमेक्साजोल हमने इसको दिया वो कैसे लेता है, असेस द एबिलिटी टू कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ टीबी इफ पेशेंट को इन्फेक्टेड विद टीबी। ये इस तरीके से हम उसको असेस कर सकते हैं। आगे अगला पॉइंट है लिस्ट बैरियर्स टू एडहेरेंस। उसकी लिस्टिंग करनी है एडहेरेंस के जो बैरियर्स हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कैसे उसको ओवरकम कर सके, उसकी एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी है, एक रणनीति बनानी है। तो इसमें कैसे क्या क्या कर सकते हैं, पहला है एडिक्वेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआरवी एडवर्स साइड इफेक्ट। सेकंड, ट्रीटमेंट अडेरेंस to recommended regimen should be above 95% to avoid development of ARV drug resistance. फर्स्ट स्टेप में ही है लिस्ट बैरियर्स टू adherence and develop strategies to overcome these barriers। इसका कंटिन्यू है, if patient have difficulty in adherence to regular doses, रेनफोर्स करना है, उसको मजबूत करना है। एडहेरेंस काउंसलिंग, दोबारा काउंसलिंग करनी है एडहेरेंस की और उसको मजबूत करना है अगर वो मुश्किल हो रहा है उसको। एनलिस्ट कम्युनिटी आउटरीच टीम्स एंड पीयर सपोर्ट ग्रुप्स ऑफ PLHIV एज अप्रोप्रिएट। अगर वो किसी कम्युनिटी से है, तो जैसे माइग्रेंट है तो जो TI प्रोजेक्ट होते हैं, माइग्रेंट के हैं, FSW के हैं, MSM के हैं, तो उनके भी हम मदद ले सकते हैं उन टीम की, जो उनके पास जाए और उनको ये अडेरेंस कराने में और उनको रीइंफोर्स करें, उनको मजबूत करें। इन्फॉर्म द ट्रीटमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग, ये सबसे पहली बात है। मैं तो ये कहूंगा कि जब हम काउंसलिंग करते हैं तो ये हमें सबसे पहली बात बतानी है कि उसको भी ये जो ट्रीटमेंट है HIV का, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। ये कोई 4 दिन का, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल का नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है और ये लगातार चलेगा। ये सबसे पहली बात हमको बतानी चाहिए। द टाइमिंग ऑफ ड्रग इनटेक इज क्रिटिकल। Next, dietary requirement with ARV drugs. Some drugs are taken with food, some on empty stomach. Fatty food needs to be avoided before some drugs, and some require an increase intake of water. बहुत पानी बहुत ज्यादा पीना है, ये हम सबको उसको बताना चाहिए। The side effect of the drugs have to explained to understand by the patient before कमेंसिंग ART शुरू करने से पहले इसके साइड इफेक्ट के बारे में जरूर बात होनी चाहिए और हम सभी करते भी होंगे। तो इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें ART जो गार्डियन होता है उसको एक सेलेक्ट करना चाहिए हमें पेशेंट का, जो कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी ऐसा हो सकता है जो उसका पड़ोसी हो, नजदीकी हो, कोई उसका कलीग हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही काम करे जैसे अगर उसकी अडेरेंस नहीं आती है ना, तो हम मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और ये ऑब्जर्व करने का काम किसी फैमिली मेंबर को दे सकते हैं, उसके पड़ोसी जो उसको नजदीकी हो, उसका दोस्त हो सकता है, उसको भी दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम डोट्स में करते हैं ना, डोट्स का मतलब यही है कि डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, तो बिल्कुल डोट्स वाला ही काम है लगभग, लेकिन वो कुछ दिनों तक होता है। उसके बाद पेशेंट अडेरेंस पे आ जाता है और ज्यादातर तब होता है जब पेशेंट को मतलब कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो पेशेंट मिस करने की कोशिश करता है, स्किप करता है, अभी एक आध दिन उसको वो लगता है कि स्किप कर दे, अच्छा इसके अच्छा। तो कोई एक ऐसा मतलब सेलेक्ट करना चाहिए जो ट्रीटमेंट गार्डियन हो उसका, पेशेंट का। नेक्स्ट है पीपल ऑन ART नीड टू कंटिन्यू टू यूज कॉन्डम रेगुलरली। हम ये बात हमने की थी कि हम पॉजिटिव प्रिवेंशन की भी बात करेंगे, तो कॉन्डम रेगुलरली एंड प्रैक्टिस सेफ इंजेक्टिंग ड्रग यूज। अदर मेडिकेशंस इंक्लूडिंग हर्बल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में इंटरेक्ट विद ART। दूसरी जो कई बार क्या करता है पेशेंट, दूसरी देसी दवाई भी लेने की कोशिश करता है, उसको लगता है कि मतलब अगर देसी दवाई ले उससे इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, या बहुत उसने पढ़ लिया होता है ना, बहुत ज्यादा नेट जो चलाते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है कि नेट से बहुत सारी बातें हम जान लेंगे, तो वो क्या देसी दवाइयां भी लेने की बीच में कोशिश करता है। तो उसको बताना कि भैया अगर आप देसी दवाई लोगे ना तो उसका क्या प्रभाव आएगा ART के साथ हमें मालूम नहीं है, पर ये जरूर हो सकता है कि आपकी ART, आप जो मेडिसिन ले रहे हो HIV की, ये मेडिसिन फेल हो सकती है। Patients need careful counseling about which medications are allowed and which are not with their ART, ये हमें उसको बताना है। Regular clinic attendance for monitoring of efficacy, side effects and adherence is essential। उसको जब आए तो उसको हर बार
अडेरेंस की बात हम करते हैं, साइड इफेक्ट की बात हम करते हैं, तो एक पता चल जाता है हमें कि वो ये मॉनिटर करना है कि ये पेशेंट कितना अडेरेंस पे है और किस चीज की मतलब अभी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है हेल्प द पेशेंट एक्सप्लोर हिज और हर फीलिंग्स। मैनी पेशेंट्स आर प्री ऑक्यूपाइड with problems related to family, job, relationship each and cannot focus on strict adherence until negative feelings about these problems are sorted out। जैसे हमें पता चल गया पहले से ही दिमाग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, जॉब से रिलेटेड हो सकती है, पति पत्नी की आपस में कोई दिक्कत हो सकती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो फैमिली में चलती हैं, एक आदमी के साथ जुड़ी जो नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, तो वो दिमाग में उनके बारे में सोचता रहता है। अभी मेडिसिन की अच्छे से मेडिसिन लेनी है वो सोचता तो है, लेकिन वो उस पर स्ट्रिक्ट नहीं रह पाता। तो हमें जब पेशेंट आता है तो उसके साथ ये एक्सप्लोर करनी है फीलिंग्स उसकी। अब है स्टेप्स 2। इसमें पहले है काउंसलिंग इन वन और मोर इंडिविजुअल सेशन। एक या एक से ज्यादा भी सेशन हो सकते हैं। हेल्प द पेशेंट एक्सप्लोर हिज हर फीलिंग। मैनी पेशेंट्स आर प्री ऑक्यूपाइड, जैसे हम पहले कर रहे थे, प्री ऑक्यूपाइड विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड to family, job and relationships. Second, many have no private place to store their medicine and are not able to take them in privacy। कहाँ रखनी है? शुरुआत में जब हम ये सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगा कि जब हम शुरुआत में जब पेशेंट को दवाई देते हैं ना तो 15 दिन की देते हैं, उसको रखने में भी आसानी होती है, स्टोर करने में भी आसानी होती है। पहले उसको 1-2 डब्बी दे दें तो वो पहले सोचता फिर कहाँ रखूं। तो जो कहाँ स्टोर, ये तो हम जब पहला सेशन होता है हमारा, जब पेशेंट के साथ बैठते हैं और प्लान करते हैं कि कैसे रखनी है, तो उस समय पे प्लान होता है। फिर भी ये उसी का है, ट्रीटमेंट प्रिपरेशन का ही पॉइंट चल रहा है कि मेडिसिन कहाँ स्टोर करनी है, कहाँ रख सकते हैं। जैसे जो महिलाएं होती हैं तो वो अपने रसोई में कहीं भी एक जगह रख सकती हैं। जैसे हमारे एक पेशेंट थी, उसको जो उसका जो हस्बैंड वाइफ थे और उसकी सास ससुर थे। हस्बैंड जो था वो ट्रक ड्राइवर था, वो अकेली रहती थी। तो वो क्या करती थी, वो पहले कहने लगी कि कहाँ रखूं दवाई। और उसके जो सास ससुर थे वे भी ठीक थे, मतलब हर चीज में पूरे घर में इन्वॉल्वमेंट रहती थी। तो उसने क्या करती थी, वो दवाई ना चावल का 15 किलो का प्लास्टिक का वो रखा रहता था उसके घर में, तो वो उसमें रखती थी अपनी डिब्बी को छुपा के, और वहीं से वो टैबलेट लेती थी रात को। फिर धीरे धीरे उसके हस्बैंड को तो डिस्क्लोज था, लेकिन वो बाहर मतलब ट्रक ड्राइवर था तो बाहर रहता था। तो फिर धीरे धीरे उसके सास की ससुर की एकदम से, हम अगर कभी ये सोचे ना कि डिस्क्लोज एकदम से हो जाता है, नहीं, कई बार थोड़ा टाइम भी ले लेता है। तो बाद में उसके सास ससुर की भी काउंसलिंग की और फिर वो बाहर रखने लगे। तो ये शुरुआत में कोई प्राइवेट प्लेस उनको हम सुजेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है चेक फॉर any financial difficulties the patient may be experiencing. Some patients may not follow up if they do not have money to travel to the ART center। इसका उपाय LAC भी है वैसे तो। और their health may be affected by poor diet। पैसे की कमी के कारण वो अच्छे से खाना नहीं खा पाता है या न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले पाता है। और हम सभी काउंसलर को ये ट्रेनिंग भी होती है कि कैसे हम कम से कम पैसों में न्यूट्रिशन डाइट को बना सकते हैं, हम उसको अकॉर्डिंग उसको सुजेस्ट कर सकते हैं। हेल्प पेशेंट डेवलप सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम फॉर देमसेल्व्स। सेकेंडरी सपोर्ट सिस्टम उसके लिए डेवलप करना है, और वो सबसे अच्छा कौन सा होता है, बिहान। उसके लिए बिहान में इसको रजिस्टर कराना चाहिए। अब स्टेप 3, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड क्रिएटिंग ए ट्रीटमेंट प्लान। इसमें सबसे पहली बात यह है, वेयर विल द ARV ड्रग्स बी स्टोर्ड। सेकंड, एट व्हाट टाइम विल they be taken। Third, how will the patient remember and who will remind him or her to take the medicine if he or she forgets। जैसे हम पहले कर रहे थे कि ट्रीटमेंट गार्डियन की बात कर सकते, ट्रीटमेंट गार्डियन रखना चाहिए, कोई फैमिली मेंबर हो जो उसको याद कराए। यार आपको जब भी वो सब काम निपटाने की हो तो उस टाइम के अंदाजे के अनुसार कोई अलार्म लगा ले, वो तब उसको ध्यान में आ जाती है। What will the patient do if his or her normal routine is interrupted। जैसे शादी विवाह में कहीं 1-2 दिन के लिए गए तो कैसे करना है। At times should be agreed upon to meet or telephone the patient with few days of starting ART to discuss any problem। If patient cannot keep the appointment, counselor should make phone call
और अरेंज होम विजिट थ्रू CSC। ऐसा कर सकते हैं, हम फोन कर सकते हैं इन बिटवीन, जैसे 15 दिन की मेडिसिन दी है तो उसको बीच में फोन करके पूछ सकते हैं 9वें या 10वें दिन के आसपास कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मेडिसिन से, ऐसा उसको मतलब फोन करके पूछ सकते हैं। एक केस स्टडी है, मिस्टर N 25 ईयर ओल्ड, PLHIV है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल में हो गया है, फीवर है, हेडेक है, नोजिया है, डायरिया और डिहाइड्रेशन है, सेकंड मंथ ऑफ ART है, TLE हमने चलाई थी उसकी। ही एट्रीब्यूट्स, वो किसको कारण मानता है इस सारी प्रॉब्लम का, जो उसको आज जो प्रॉब्लम हुई है, उसको बुखार हो रहा है या नोजिया वोमिटिंग डायरिया हो रहा है, तो इन सब का जो कारण मानता है वो ART को मानता है एंड रिफ्यूज टू टेक ARVs, और ARV लेने से मना कर देता है। इज वेरी डिप्रेस्ड एंड टॉक अबाउट सुसाइड। तो इसमें हाउ डू यू प्रायोरिटाइज द सिम्टम्स टू एड्रेस फर्स्ट इन मैनेजिंग दिस पेशेंट। तो सबसे पहले क्या है, हॉस्पिटल में तो है ही है, तो हॉस्पिटल में जब होता है तो उसको पेशेंट को कवर हो जाएगा वहां पे। सबसे पहले प्रायोरिटी तो वही है कि इसको जो अभी साइड इफेक्ट हो रहे हैं उसको कवर करना है। हाउ विल यू मेक हिम कंटिन्यू ART विद अबव 95% एडहेरेंस, ट्रीटमेंट एडहेरेंस, कैसे उसको करेंगे? देखो, पेशेंट को ये काउंसल करना बहुत जरूरी है उस टाइम पे भी। इसमें ना अगर हम देखें तो ये तीन तीन बातें अलग अलग से हैं। जैसे जो पहले उसमें है तो वो फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको OI साइड इफेक्ट हुए हैं। दूसरा इसमें जो है, जो पेशेंट उसको ART को उत्तरदायी मान रहा है, उसको ये कारण मानता है कि ART की वजह से ही हुआ है मुझे। तो ये जो कारण है, ये जो मानता है ना, तो ये पेशेंट की सोच क्या है ये हमें पता चलता है इससे, कि अभी वो ART के बारे में क्या सोच रहा है। तीसरा जो है, ही इज वेरी डिप्रेस, इसका मतलब है वो भी एफेब्रिन के जो साइड इफेक्ट हैं, जिससे सुसाइडल टेंडेंसी जैसा होता है, तो वो भी इसका साइड इफेक्ट ही है। तो तुरंत तो हमें उसके वाइस जो हुए हैं उसको ट्रीट करना है। दूसरा क्या, उसको काउंसल करना है, उसको ये बताना है कि देखो ART के साइड इफेक्ट होते ही हैं, बहुत सारे लोगों को होते हैं, लेकिन सभी लोगों को मैनेज भी हो जाते हैं। हालांकि ART प्रिपरेशन जब हम काउंसलिंग करते हैं ये उसके टाइम पे बताते हैं, फिर भी उसको रेनफोर्स करने की जरूरत है, पेशेंट को मोटिवेट करने की जरूरत है कि घबराने की कोई बात नहीं है, साइड इफेक्ट चले जाएंगे, लेकिन HIV जो अभी आया है ये नहीं जाएगा कभी। ये कभी किसी भी कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इसको बॉडी से बाहर निकाल सके या उसको मार सके, ऐसी कोई मेडिसिन अभी बनी नहीं है। लेकिन हाँ, हम मानते हैं कि साइड इफेक्ट हुआ है और उससे हो जाता है, मैक्सिमम लोगों को होते ही हैं थोड़े बहुत करके, लेकिन वो मैनेज हो जाते हैं। तो आप मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, कोई घबराने की बात नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास रेफर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज हैं, तो उसको वहां रेफर कर सकते हैं। उसको केयर गिवर जो साथ में है, फिर साथ में पेशेंट को भी ये कह सकते हैं कि आप उनको दिखा के आइए, कोई घबराने की बात नहीं है, जब उनको दिखा के आओ फिर हम मेरे पास आ जाओ, फिर हम देख लेते हैं। तो इस तरीके से उसको मोटिवेट करना चाहिए और उसकी काउंसलिंग करना चाहिए। इसमें दिया है रेनफोर्स इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग, वही दोबारा जो बातें अभी कर रहे थे बिल्कुल वही है। टेक टाइम टू डिस्कस द इश्यूज, एजुकेट द पेशेंट रिलेवेंट टू हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। पेशेंट और साथ में हम केयर गिवर, एजुकेट द पेशेंट एंड हिज और हर केयर गिवर। टीम अप्रोच काम करती है, केयर कोऑर्डिनेटर, काउंसलर है, नर्स है, फिजिशियन एंड फार्मासिस्ट है। इंक्लूड अ सेशन विद साइकेट्रिस्ट इन स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे हमें बताइए, हम बात ही कर रहे थे अभी। यूज पीयर काउंसलर्स एंड ग्रुप काउंसलिंग, अगर हो सके जरूरत पड़े तो ऐसे हम अपने साथ में किसी काउंसलर को ले सकते हैं जो उसको मोटिवेट करे। रेनफोर्स इंफॉर्मेशन एंड एडमिनिस्टर अडेरेंस काउंसलिंग एट एवरी सब्सिक्वेंट विजिट। Who's important, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है। पेशेंट ऑन ART में पेशेंट आ गया तो सबसे पहले कौन, केयर कोऑर्डिनेटर, देन काउंसलर, नर्स, SMO, MO एंड देन फार्मासिस्ट, सभी जिम्मेदार हैं पेशेंट की एडहेरेंस, ट्रीटमेंट एडहेरेंस के लिए। ये सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण है, सभी लोग जरूरी हैं और सभी लोगों को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए। केस स्टडी थर्ड, मिसिज T 28 ईयर्स ओल्ड विडो है, फर्स्ट लाइन ART है, 6 मंथ से है और 100% अडेरेंस पे है। बॉडी वेट 6 किलो बढ़ गया है, हर CD4 रजिस्टर्ड
अब वो 205 CD4 सेल हैं, और जब वो आई थी उस समय पे एआरटी में जब आई थी तो उसका बेस लाइन जो बेस लेवल जो CD4 काउंट था वो 43 था। अब क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तो हुआ तो ये कि ड्यूरिंग द लास्ट 3 मंथ सी वाज मिसिंग हर एआरटी डोजेस, मिस करने लगी। तो इसका पहला है कि व्हाट कुड बी द रीजन फॉर हर डिक्लाइनिंग ट्रीटमेंट अटेंडेंस। सबसे पहले क्या रीजन हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो देखने पे ये लगता है कि शायद उसका कोई पर्सनल रीजन है, शायद उसने मान लिया कि मैं ठीक ठाक हो गई हूँ, ऐसा लग सकता है। और इसमें अगले भी देख लेते, यही देखते हैं। हमने पहले ही उसमें डिस्कस किया था स्लाइड में कि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पेशेंट का ये पर्सनल रीजन लगता है, पेशेंट रिलेटेड लगता है, या हो सकता है कि सोशल सपोर्ट ना हो। अब शायद करके कहते हैं कि अब तो ठीक ठाक है, 6 महीने से है, बॉडी वेट भी हो गया है, और शायद ऐसा हो कि सेकंड या थर्ड स्टेज पे आई हो, लेकिन अब वो ठीक है, बॉडी वेट गेन कर गई है, अच्छे से काम भी करने लग गया, तो शायद सोशल सपोर्ट ही ना हो। अब कहते हैं अब तो ठीक है, अब क्या करेगी वहां जाके दवाई लेके, या खुद से उसके मन में है अब मैं ठीक ठाक हूँ, अब तो मैं ठीक हूँ। ये काउंसलिंग से हमें पता चल जाता है कि मैं अब ठीक हूँ, मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एआरटी तो गर्मी करती है, कई बार ऐसा कहते हैं ना पेशेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो गर्मी करती है, तो ऐसा हो जाता है। तो ओआईज भी ठीक हो गया है, बॉडी वेट भी बढ़ गया है, अब उसको लगता है कोई जरूरत नहीं है। और क्या होता है, एक बार ना हम सभी को शायद पता होगा, एक ना टर्म होती है अडहेरेंस फटीग, मतलब अडहेरेंस पे रह रह के भी पेशेंट को एक थकावट हो जाती है लगातार 6 महीने से। काउंसलर भी बोलता है, डॉक्टर्स भी बोलते हैं बेटा कोई दवाई नहीं छोड़नी, उसको कहते हैं कि कोई दवाई नहीं छोड़नी है, उसको बार बार कहते हैं, तो वो एक फटीग जैसा होता है, थकावट हो जाती है पेशेंट को भी। तो उसको भी हमें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है पेशेंट को अडहेरेंस अडहेरेंस का की थकावट हो गया, तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करनी चाहिए, और हर उस पे काउंसलिंग होनी चाहिए। व्हाट आर द टूल्स फॉर मेजरिंग ड्रग अडहेरेंस, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हाउ विल यू एड्रेस दिस इश्यू, कैसे करेंगे हम, तो पेशेंट को बताना है, और ऐसे ही पेशेंट से ही रिलेटेड हो सकता है, जैसे भी जो हम निष्कर्ष निकाले काउंसलिंग के दौरान कि सोशल सपोर्ट नहीं है तो सोशल सपोर्ट उसको कराना है। पेशेंट की हो सके तो विहान को भी ले सकते हैं सोशल सपोर्ट में, अगर नहीं कुछ बात बन रही है, और पेशेंट से रिलेटेड है तो उसको में मतलब दूर करने चाहिए। चेकलिस्ट टू यूज आइडेंटिफाई ट्रीटमेंट अडेंस, हम सभी को पता है, हम सभी करते भी हैं। ऑन टाइम पिल पिकअप, सेकंड नंबर ऑफ डोजेज मिस्ड since the last visit, third whether doses are taken at correct time interval, फोर्थ रीजन फॉर मिसिंग, क्या रीजन थे इनकरेक्ट डोजिंग और नॉन एडहेरेंस के, क्या रीजन थे, हम ये निकालते हैं। हर पेशेंट के अलग अलग हो सकते हैं। असेसिंग ट्रीटमेंट एडहेरेंस, कैसे पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट खुद से बोलता है, काउंसलर के पास जब पेशेंट काउंसलिंग के लिए आता है तो काउंसलर इंटरव्यू, एमओ एग्जामिनेशन, एंट्रीज इन व्हाइट कार्ड एंड इन पेशेंट ग्रीन बुक दोनों में साथ साथ होती है। वेदर पेशेंट विजिट ऑन शेड्यूल डेट, अपने शेड्यूल डेट पे आया है कि नहीं है उससे भी पता चलता है। इसमें है कॉन्वीनिएंट, रूटीन एंड इनएक्सपेंसिव। सेकंड है लेस एक्यूरेट, असेस ओवर टाइम इंप्रूव द एक्यूरेसी। नेक्स्ट है इसमें पिल काउंट, जो सबसे अच्छा है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले पिल काउंट से हमें पता चलता है मे बी मोर एक्यूरेट देन सेल्फ रिपोर्ट, जैसे इसमें बताया गया है। सेकंड है इसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम। इसमें थर्ड है असेसमेंट का टूल, जो थर्ड है फार्मेसी रिकॉर्ड्स प्रिस्क्रिप्शन रिफिल मॉनिटरिंग। इसमें इफेक्टिवनेस और रिलायबिलिटी की तरफ है। मे सर्व टू इंप्रूव अडेरेंस व्हेन कंबाइंड विद टेलीफोन प्रॉम्प्ट्स ऑन ड्यू विजिट डेट्स, प्रिपरेशन ऑफ डेली ड्यू लिस्ट, जो हम सभी के उसमें एआरटी सेंटर में निकलती है, विद द असिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आईएमएस में से ये निकालते हैं। अब ये सबसे पहली बात जो सबसे जरूरी है, पिल काउंट एंड अडेरेंस कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसका एक फार्मूला भी है। चेक अडेरेंस बाय आस्किंग द पेशेंट इफ ही और शी हैज मिस्ड एनी डोज, आल्सो चेक द बोतल और ब्लिस्टर्स पैकेट विद राइट द एग्जैक्ट लेवल ऑफ अडेरेंस। कैसे निकालते हैं, द फार्मूला टू बी यूज्ड इज, ये फार्मूला है इसका, नंबर ऑफ टैबलेट्स ओब्लिक डोजेज एक्चुअली टेकन बाय द पेशेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड divided by number of tablet or doses prescribed for the time period, और मल्टीप्लाई करना है 100 से। राइट द एक्चुअल ट्रीटमेंट अरेंज इन परसेंटेज में, ये परसेंटेज 100 लगा दिया तो समझो परसेंटेज वो में आ जाएगा।
मतलब आप इसका सीधे सीधा अगर हम इसको देखें कि पेशेंट ने एक्चुअल में कितनी डोज ली है और उस टाइम पीरियड में उसको एक्चुअल उसको डोज कितनी लेनी चाहिए थी, कितनी ली है, उसको डिवाइड करना है कितनी लेनी चाहिए थी, और मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, 100 के साथ। केस स्टडी 4 है, मिस्टर रणधीर ए PLHIV वाज स्टार्टेड ऑन फर्स्ट लाइन ART शुरू की थी, TLE इसको दी थी मार्च 2018 में उसकी शुरू हुई थी। लास्ट मंथली ड्रग्स उसको जून 2018 को लेके गया था और ही हैज कम फॉर ड्रग्स कलेक्शन जुलाई 24 को उसको आना था। पिल काउंट नो टैबलेट इन हिज पिल बॉक्स। कैलकुलेट ट्रीटमेंट एडेंस नंबर ऑफ, वो पहले वाला फार्मूला है, नंबर ऑफ टैबलेट ऑब्लिक डोजेज एक्चुअली टेकन एंड नंबर ऑफ टैबलेट और डोजेज प्रेस्क्राइब्ड फॉर दिस टाइम पीरियड और मल्टीप्लाई बाय 100। ये मिस्टर रणधीर हैज ड्रग्स फॉर 32 डेज। कैसे? 30 दिन की हमने अभी दी और हम सभी को पता होगा कि मतलब बफर स्टॉक रखते हैं हम 2 दिन का। हर पेशेंट का वेरी हो सकता है, 2-3 हम पेशेंट जब काउंसलिंग करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पेशेंट 2 दिन के बफर स्टॉक के बाद भी नहीं आ पाएगा, तो हम कई बार 3 दिन भी रख सकते हैं, लेकिन आइडली 2 दिन। तो 2 दिन का स्टॉक उसके पास था, यानी कि 32 डोजेज उसके पास थी। आया कब? 36वें दिन आया, 36 दिन के बाद आया। ही हैज हाउ मेनी डोजेज ही शुड हैव टेकन, कितनी लेनी चाहिए थी उसको? 36। हर दिन की एक टैबलेट लेनी है तो 36 उसको लेनी चाहिए। तो ये कैलकुलेट ट्रीटमेंट एडहेरेंस का फार्मूला हमने लगाया। उसने कितनी ली? पिल बॉक्स में तो कोई पिल नहीं थी, मतलब 32 उसने ली, और 36 दिन के बाद है तो 36 उसको लेनी चाहिए थी। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 32 को 36 से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, तो ट्रीटमेंट हमारे पास आता है उसका 88.9%। मतलब 32 टैबलेट उसको उसने ली है, लेकिन 36 उसको उस टाइम पीरियड के दौरान उसको 36 टैबलेट लेनी चाहिए थी। तो हमें इसकी इस तरीके से ट्रीटमेंट अटेंडेंस निकाल सकते हैं। एक केस स्टडी दूसरी है, मिस सोना 30 years old, APLHAV was started on second line ART, और ये उसका रेजिमेन है जुडोवडिन प्लस लेमोडिन प्लस एटाजानाविर और रिटोनाविर इन मार्च 2018। सी कलेक्टेड हर लास्ट मंथ ड्रग्स अप्रैल 2018 को लेके गया था। ही शेड्यूल ड्यू विजिट मई 18 को उसको शेड्यूल विजिट थी पूरे 1 महीने के बाद, लेकिन आई कब? 21 मई को। पिल काउंट पिल बॉक्स में क्या है? जुडोडिन लेमोडिन एक एक टैबलेट लेते हैं, 3 टैबलेट उसमें है, एटाजानाविर और रिटोनाविर 3 कैप्सूल उसमें है। तो उसकी एडहेरेंस कैलकुलेट करनी है। फॉर कैलकुलेटिंग ट्रीटमेंट एडहेरेंस वी नीड टू नो फॉलोइंग, ये चीजें हमको जाननी है। तो सबसे पहली बात, इंडिविजुअल ड्रग्स FDC, हाउ मेनी हाउ द ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड, कितनी की दी थी इसको, स्ट्रेंथ एंड नंबर ऑफ ड्रग्स एंड डोजेज डिस्पेंस्ड। नेक्स्ट, ड्यूल विजिट कितने दिन के बाद आई, यूजुअली गिवन इन ए मैनर दैट पेशेंट विल हैव 2 days ऑफ बफर स्टॉक, जैसे हम बात भी कर रहे थे। पिल काउंट करना है। ट्रीटमेंट एडहेरेंस हैज टू बी कैलकुलेटेड फॉर इंडिविजुअल ड्रग्स और FDC डिस्पेंस यूजिंग द फॉर्मूला। एवरेज ऑफ ट्रीटमेंट एडहेरेंस ऑफ ऑल द ड्रग डिस्पेंस्ड हैज टू बी वर्कड एज सोन इन, अगले स्लाइड में हम देखते हैं क्या दिया है। तो ये है कि जुडोडिन लेमोडिन पर्टिकुलर्स हैं। जुडोडिन लेमोडिन एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को होती है। एटाजानाविर रेटोनाविर एक टैबलेट होते हैं पूरे दिन में, एक कैप्सूल। तो 32 नंबर ऑफ टैबलेट्स विद द पेशेंट ऑन द डे ऑफ डिस्पेंसिंग 30, हमने 30 दिन की उसको दी, पूरे 1 महीने की, 2 दिन की बफर स्टॉक था। तो 32 जब 2, 32 गुणा 2 तो 64 टैबलेट होगी, और 32 गुणा 1 32 कैप्सूल ये होगी। अब नंबर ऑफ टैबलेट्स कैप्सूल शुड हैव बीन कंज्यूम्ड, 33 दिनों में कितना कंज्यूम करना चाहिए था? तो 33 मल्टीप्लाई 2, तो 66 टैबलेट उसको जुडोडिन लेमोडिन खाने चाहिए थी, और 33 कैप्सूल उसको एटाजानाविर रिटोनाविर उसको खाने चाहिए थे। अब उसके उसमें 3 बचे हैं, तो 64 उसको दी थी,
तो 64 में से अभी भी 3 बची हैं, मतलब उसने जूडोडिन लेमोडिन 61 खाई हैं 61, और 32 में से उसने 3 अभी बची हैं, तो 32 में से 3 अगर हम उसको माइनस करेंगे तो वो 29 उसके पास बचे हैं। तो ट्रीटमेंट अडेरेंस उसको परसेंटेज में निकालते हैं। 61 उसने खाई हैं, उस डेट तक 66 यानी कि 66 उसको खानी चाहिए थी, तो 61 को डिवाइड करते हैं 66 के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो जूडोडिन लेमोडिन का एक अडेरेंस का जो परसेंटेज आता है वह 92.4%, 92.4%, और 29 एटाजानावीर रिटोनावीर के अलग से अडेरेंस निकालनी है, तो 29 डिवाइड बाई 33, तो उसका अडेरेंस का परसेंटेज आता है 87.9%। और जो सबसे कम जो अडेरेंस होती है वो हमको काउंट करनी है, तो इसका आता है 87.9%। वन पेशेंट मिस डोजेस, कब अगर वो डोज मिस करता है तो क्या करना है, ड्यूली ड्यूलेशन निकलती है। सेकंड पॉइंट इसमें है कि 48 आवर्स के बाद उसको कॉल करना है। क्यों? क्योंकि 48 आवर्स मतलब 2 दिन, 2 दिन के बाद उसको कॉल करना है। तो ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को कोई दिक्कत हो, वो 2 दिन के बाद बफर स्टॉक उसके पास है, पेशेंट 100% अडेरेंस पे भी रहेगा अगर वो 2 दिन के बाद भी आ रहा है, और उसको केयर इट शुड बी फॉलोड बाय लाइन लिस्टिंग द MIS पेशेंट इन द ट्रैकर फॉर्मेट बाय सेंडिंग देम टू केयर एंड सपोर्ट सेंटर, और डिस्ट्रिक्ट की जो यूनिट होती है फॉर मेकिंग हाउस विजिट, आउटरीच वर्कर की विजिट के लिए। The house visit of outreach worker ORW has to be arranged by the project manager of linked care and support center by DAPCU। मिस और LFU डेफिनेशन क्या है इसकी? ए पेशेंट ऑन ART, जो पेशेंट ART पे हैं, shall be termed as miss if the patient does not turn up any time during the month। पूरे महीने में अगर वो पेशेंट नहीं आता है शेड्यूल विजिट में तो फिर वो मिस गिना जाएगा। इफ द इवेंट ऑफ कंटिन्यूड नॉन अडेरेंस, अगर यही नॉन अडेरेंस की कंटिन्यू रहता है और वो लगातार 3 महीने तक नहीं आता है तो फिर वो मिस ही काउंट होएगा। पहले महीना मिस, दूसरे महीना मिस और तीसरे महीना भी मिस। उसके बाद इवन आफ्टर द 3 लगातार महीनों के बाद वो मिस चलता है, लेकिन चौथे महीने में वो मिस नहीं बल्कि वो पेशेंट LFU हो गया, लॉस टू फॉलोअप में जाएगा। ये एग्जांपल दिए हैं कि फॉर ए पेशेंट ART collected his ARVs ड्रग्स ऑन 6 जनवरी, 6 जनवरी को उसको आना था। हिज नेक्स्ट शेड्यूल्ड विजिट शैल बी ऑन 3 फरवरी, 3 फरवरी को विजिट थी। इफ ही डज नॉट शो अप ऑन 3 फरवरी, और 3 फरवरी को नहीं आता है, तो मेजर शैल बी इनिशिएटेड आफ्टर 2 डेज, क्योंकि 2 दिन के बाद 2 दिन का उसके पास बफर स्टॉक है, तो 2 दिन के बाद उसका कॉलिंग उसको करते हैं। इफ ही डज नॉट कम एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर मंथ ऑफ द फरवरी, तो वो मिस गिना जाएगा। और अगर वो 22 फरवरी को, जैसे उसको 3 फरवरी को आना था लेकिन 22 फरवरी को आता है, तो उसको मिस नहीं गिनाया जाएगा बल्कि उसको OT स्टेटस चढ़ाया जाएगा और उसकी उतने दिन की पिल काउंट करके उसकी अडेरेंस परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। अगला है मेजर टू ट्रैक हिम शैल बी कंटिन्यूड। ये ट्रैकर में लग जाएगा, उसको ट्रैक करते रहेंगे हम। ही डज नॉट हैव कम, मार्च में भी नहीं आया, अप्रैल में भी नहीं आया, तो मिस ही गिना जाएगा इन लगातार 2 महीनों में। और इफ ही फेल टू टर्न अप इवन द एंटायर मंथ ऑफ मई, अगर वो पूरे महीने में नहीं आता है, मई के पूरे महीने में नहीं आता है, फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया और अब मई में चला गया, तो फिर वो देन LFU। बट ही नेक्स्ट पॉइंट है, बट ही इफ ही कम्स एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ मई मंथ, ही शैल बी टर्म्ड एज OT। तब वो OT स्टेटमेंट अडेरेंस पे आएगा, ऑन ट्रीटमेंट अडेरेंस पे आएगा, और वो उसका अडेरेंस उसका हमने निकालना है। ये जो ART एनरोलमेंट रजिस्टर है उसमें हम चढ़ाते हैं, और ये हम सभी देखते हैं कि मंथ में OT और कितना अडेरेंस आया है, ये हम सभी पढ़ सकते हैं और हम करते भी होंगे इसको कि 97% आया, 95%, 95, 100%, तो ये हम ऐसा काउंट करके उसमें लिखते हैं। और एक DDD है इसमें, जो पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि ऑन ट्रीटमेंट था, फिर पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने मिस, फिर मिस, फिर मिस, लगातार 3 महीने तक मिस, उसके बाद वो LFU चल रहा है।
लिंक एआरटी सेंटर एलएसी, ये क्यों आई ये धारणा एलएसी की? ये बहुत अडहेरेंस को टिकाने के लिए बहुत अच्छी धारणा है, और हम अपने पेशेंट को यहाँ पे एलएसी में लिंक एआरटी सेंटर पे हम ट्रांसफर दे सकते हैं, वहां पे लिंक कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की अडहेरेंस रहती है। तो इसके कुछ एक पॉइंट है वो देख लेते हैं। पोटेंशियल परसीव्ड बैरियर टू मंथली विजिट टू पीएलएचआईवी टू एआरटी सेंटर फॉर ऑप्टिमल अडहेरेंस टू एआरटी। इसमें पॉइंट नीड्स फ्रीक्वेंट एंड इनएडिक्वेट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग। Monthly visit may also entail the patient's stay in city, leading to escalation of cost in addition to travel cost. ये हम सभी बातें देखते हैं। हम इसमें मेन बात क्या है कि पेशेंट जब आता है ना, तो कई बार ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं पेशेंट के लिए कि वो नहीं आ पाता है, और कई बार आता है तो उसका खर्चा बढ़ जाता है। और कई ऐसे होते हैं कि जैसे उत्तरी भारत में होता है कि उत्तरी भारत में क्या कि सर्दियों के दिनों में बहुत जबरदस्त धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, तो पेशेंट जो थोड़े दूर से होते हैं, प्लेन एरिया से होते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। अगर हम उसको नजदीक के एलएसी पे ही लिंक करा दें तो वो आसानी से दवाई ले सकता है, तो ये उसको भी उसमें मदद करता है एलएसी। अब रोल ऑफ डीपीसीयू इन ट्रैकिंग मिस एंड एलएफयू, हमारे यहाँ विहान है, तो लाइन लिस्ट ऑफ प्री आरटी एलएफयू, आरटी एलएफयू एंड मिस पेशेंट शैल बी शेयर्ड बाय एआरटी सेंटर विद डीएपीसीयू एंड डीपीएम और विहान। DAPSU to contribute the list of LFU and miss cases among outreach worker of CST program as well as other NACP component link workers, PPTCT, NGO, CBO, care and sports centers, outreach worker based on geographical areas, working areas and coordinate with them of for LFU tracking. LFU track करने के लिए ये इनका ऐसा रोल होता है कि हम उनके साथ शेयर करते हैं, तो उनके आउटरीच वर्कर होते हैं, उनके पेशेंट के घर पे जाते हैं और उसकी काउंसलिंग करते हैं और उसको लिंक बैक करते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें हैं, और इसका ट्रैकर फॉर्मेट भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर फॉर्मेट है, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि एआरटी सेंटर की आईडी क्या है, नेम ऑफ क्लाइंट क्या है, एड्रेस क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, डेट ऑफ स्टार्ट एआरटी कब हुई थी, उसका रेजिमेंट क्या है, सेकंड लाइन पे है, फर्स्ट लाइन पे है, कुछ पे है, ड्यू डेट क्या थी, और रीजन फॉर फॉलोअप ये इसमें 10वें नंबर में दिया है। प्री आरटी एलएफयू है, उन आरटी एलएफयू है, और किस तरीके का वो एलएफयू है, ये सारी बताएं। फिर आगे उनको भर के देना है ओआरडब्ल्यू एनजीओ जो होती है, पेशेंट आने के लिए तैयार है या नहीं है, या फैमिली प्रॉब्लम है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये सारी आगे वो भर के देता है उसमें। अब है इफेक्टिवनेस ऑफ एआरटी, नो मैजिक बुलेट। एचआईवी कोई संजीवनी बुट्टी नहीं है, ऐसा नहीं पेशेंट को हम कह सकते कि हाँ आप खाओ और आप ठीक हो जाओगे। हाँ, उसको ये बताना है कि आप अगर लगातार खाओगे, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे खाओगे, कोई डोज मिस नहीं करोगे, तो आप स्वस्थ रहोगे। और इसमें कुछ एक बातें दी हैं, नॉलेजेबल डॉक्टर विद राइट एटीट्यूड, सिंप्लीफाइड एंड पोटेंट एआरटी, प्रॉपर मॉनिटरिंग, कमिटेड पेशेंट। अडहेरेंस अडहेरेंस अडहेरेंस, सब एक ही चीज पे जोर है, सभी सभी अच्छे हैं, सभी काम करने वाले हैं, लेकिन अगर पेशेंट अडहेरेंस पे नहीं है तो अल्टीमेट जो गोल है वो अचीव हम नहीं कर सकते। उसको अचीव करने के लिए अडहेरेंस, लॉन्ग टर्म वायरस सप्रेशन के लिए अडहेरेंस, नॉर्मलाइज CD4 काउंट के लिए अडहेरेंस, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए अडहेरेंस, सभी बातों का एक इलाज अडहेरेंस। की पॉइंट्स, हाई ट्रीटमेंट अडहेरेंस रेट आर वाइटल, बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द मैक्सिमल एंड सस्टेन एफिकेसी ऑफ एआरटी। टेकिंग टाइम फॉर पेशेंट एजुकेशन इज क्रूशियल। सेकंड पॉइंट, all the members of the healthcare team in ART center shall be involved in treatment adherence। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि सभी लोग जरूरी हैं। adherence must be reinforced at every visit। हर बार उसको पेशेंट की adherence काउंसलिंग होनी चाहिए। those who are on regular course of treatment shall be, अगर किसी का adherence बहुत अच्छा चलता है तो क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट भी करना है, उसका एनकरेज करना है कि वाह बहुत बढ़िया है, CD4 आपका काउंट बढ़ गया, आप बहुत अच्छे से दवाई खाते हो और ये इसीलिए हुआ है, आप मतलब अच्छे से मेहनत करते हो। नेक्स्ट है सेल्फ रिपोर्टिंग एंड पिल काउंटिंग आर द कॉस्ट इफेक्टिव वेज ऑफ असेसिंग ट्रीटमेंट अडहेरेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट, यूटिलाइज्ड
utilize the effective measures to track the patient missing doses and LFU and get them back to treatment fold. ये हमने आज जो हमने देखा है वो यही था, ट्रीटमेंट एडहेरेंस, और आप ने सुना, इसके लिए थैंक यू। कोई क्वेरी हो, कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। चलो ओके जी, थैंक यू।